My very important topic, traveling with you. We had studied one topic, two cavity klystron. Two cavity klystron. Two cavity klystron. टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन में आपने पढ़ा कि एक बंचर कैविटी होती है और एक कैचर कैविटी होती है और यहां पर फिलामेंट होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन चलते हैं, उसको वेलोसिटी आपको जो बैटरी जोड़ते हैं उससे मिलती है, वीडीसी से। क्योंकि पूरा डायग्राम तो हम बना नहीं रहे, हम आपको बेसिक बता। और यहां पर जो ये बंचर कैविटी है, यहां पर आरएफ सिग्नल भेजा जाता है। आरएफ सिग्नल भेजा जाता है और जब हमारा इलेक्ट्रॉन यहां पर पहुंचता है तो आरएफ सिग्नल से इंटरेक्ट करता है। जब आरएफ सिग्नल से इंटरेक्ट करता है तो थ्री पॉसिबिलिटीज हम एज्यूम करते हैं। हो सकता है आरएफ सिग्नल उस समय मेरा मैक्सिमम पर हो, तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी जाती है। आरएफ सिग्नल हमारा 0 पर हो तो अब उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को नहीं चेंज किया जाता। फिर आरएफ सिग्नल हमारा निगेटिव पर हो, उस इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को रिड्यूस कर दिया जाता है। अल्टीमेटली हमारा यहां पर कैविटी जो दूसरी हमारी कैचर कैविटी है, वहां पर तीनों इलेक्ट्रॉनों का एक साथ बंच प्राप्त होता है और आरएफ सिग्नल से वहां पर इंटरेक्ट करता है। आरएफ सिग्नल उस समय अपने मैक्सिमम वैल्यू पर होती है और इलेक्ट्रॉन का एक बंच इंटरेक्ट हुआ, इलेक्ट्रॉन के से एनर्जी ले लिया आरएफ सिग्नल ने और आपको एम्पलीफाई होकर के आउटपुट हो जाती है। एम्पलीफाई आउट, इतना एक सिंपल सा आपने इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ रखा है। इसके बाद आपने कहा कि टू कैविटी में थोड़ा हमारा इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शंस है वो बहुत ज्यादा नहीं हो पा रहा है, जिससे कि हमारे आरएफ सिग्नल का अच्छा एम्पलीफिकेशन हो पावे। तब आपने कहा कि हम मल्टी कैविटी यूज करते हैं। मल्टी कैविटी यूज करते हैं तो मल्टी कैविटी में और कैविटी बढ़ा देते हैं इंटरमीडिएट, तो उससे आपको एम्पलीफिकेशन बढ़ता है। क्योंकि अभी आपको एक बार बंच होकर के इंटरेक्ट हुआ है, फिर इसी प्रकार दोबारा फिर इंटरेक्ट होगा बंच होकर के, फिर इंटरेक्ट होगा बंच होकर के, तो अल्टीमेटली उसका एम्पलीफिकेशन बढ़ेगा। इन सब से हट करके आपने पढ़ा रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन। तो रिफ्लेक्स क्लेस्ट्रॉन एक्चुअली मेरा ऑसिलेटर है, वो एम्पलीफायर नहीं है। अब हम पढ़ते हैं टीडब्ल्यूटी। क्या है टीडब्ल्यूटी? यहां पर क्या था कि इलेक्ट्रॉन का आरएफ के साथ जो इंटरेक्शन था उसको बढ़ाने के लिए हम मल्टी कैविटी यूज कर रहे थे कि ज्यादा समय तक इंटरेक्शन रहे, इलेक्ट्रॉन और आरएफ सिग्नल ज्यादा समय तक इंटरेक्शन में रहे, इसलिए आप मल्टी कैविटी का यूज करते हैं। अब टीडब्ल्यूटी का मतलब है कि यहां पर दोनों साथ साथ चलेंगे। अभी वहां क्या था, इलेक्ट्रॉन अलग चलता था और आरएफ वेव अलग चलती थी।
और उसको हम वेलोसिटी को बढ़ा करके एक बंच बना करके इंटरेक्ट कराते थे। तो वो था हमारा मल्टी कैविटी में। लेकिन ट्रेवलिंग वेव ट्यूब एक ऐसा सिस्टम है कि जिसमें आपको आरएफ वेव और इलेक्ट्रॉन दोनों को साथ साथ चलना है। आरएफ वेव और इलेक्ट्रॉन को साथ साथ चलना है। ऐसी पोजीशन जब आएगी तो कैसे साथ साथ चलाया जाए? आरएफ वेव की वेलोसिटी तो लाइट वेलोसिटी के बराबर होती है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो लाइट वेलोसिटी से बहुत कम होती है। अब ये दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे? नहीं चल पाएंगे दोनों साथ साथ। आरएफ वेव तो लाइट वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से जा रही है, और इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी तो आरएफ वेलोसिटी से बहुत कम होती है। तब कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आरएफ वेव और इलेक्ट्रॉन दोनों को साथ साथ चलाना है। तो एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाया जाएगा कि आरएफ वेव को जो जा रही है, आरएफ वेव को ऐसे नहीं चलना देंगे। आरएफ वेव को इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा के जाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम इलेक्ट्रॉन है और एक आरएफ वेव जा रही है और हम भी जा रहे हैं, हमारा इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो हम आरएफ वेव को ही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किया तो वेलोसिटी को बढ़ाओ, वो संभव नहीं है लाइट वेलोसिटी तक अप्रोच करना, क्योंकि रिलेटिविटी कहती है कैन नॉट टेंस टू द इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आरएफ वेव को हम क्या करेंगे कि जो आरएफ वेव जा रही है उसको कुछ ऐसा बना देंगे कि आरएफ वेव मेरे चारों तरफ घूम करके तब जाए, मतलब उसको जो है इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूम करके तब आगे की ओर जाना। ये सिस्टम कुछ ट्रेवलिंग वेव ट्यूब में किया जाएगा। ट्रेवलिंग वेव ट्यूब इज ए माइक्रोवेव एम्पलीफायर। ये ऑसिलेटर नहीं है, ये एम्पलीफायर है। In order to prolong interaction between an electron beam and RF field, मतलब prolong सदैव उसके साथ इंटरेक्शन बना रहे, it is necessary to ensure that both are traveling in same direction with nearly same velocity। क्योंकि जो हमारा हेलिकल पाथ होता है, अगर ऐसे आप देखो तो ये घूमता भी है और आगे की ओर भी बढ़ता है, घूमता भी है और आगे की ओर। तो आरएफ वेव को कुछ ऐसे ही बंद करना पड़ेगा। तो ये बात कही गई। अब क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम कैथोड travels towards anode। Electron emitted from the cathode travel towards anode with a velocity governed by anode voltage VDC, which is around 0.1 c। मतलब इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लाइट वेलोसिटी का 1/10 होती है, but the velocity of RF wave will be same as velocity of light। So to interact RF field with the electron, RF field has to be retarded by some means। किसी तरीके से मुझे उसको रिटार्ड करना पड़ेगा। तो उसके लिए हेलिक्स और वेवगाइड अरेंजमेंट is used to retard the velocity of RF field। डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्यूब, भाई बहुत सिंपल सी बात है। वो एक स्पीड ज्यादा है, एक की स्पीड कम है, और दोनों साथ साथ चले तो वो मुझे बंचिंग वाला सिस्टम ही नहीं करना पड़ेगा। लगातार कांटेक्ट में है तो एनर्जी ट्रांसमिट होती रहेगी, मल्टी कैविटी यूज नहीं करना पड़ेगा।
तो उसके लिए हमको आरएफ जो वेव है, जो एसी वेव है, एसी एसी को मैं आरएफ बार बार कह रहा हूँ, अल्टरनेटिंग वेव, जिसको एम्प्लीफिकेशन होना है, उसको आपको इलेक्ट्रॉन के चारों ओर घूम करके तब आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। इतनी सी बात है। ये आपका कैथोड है, फिलामेंट है, कैथोड है, फोकसिंग है। इसके बाद ये आपकी इनपुट आरएफ वेव आई है, और ये इनपुट आरएफ वेव है, देखो घूमना पड़ रहा है, इसको हेलिकल पाथ में चलना पड़ रहा है। पिछली बार तो मैंने ऐसा नहीं बनाया था, यहाँ हेलिकल पाथ में चल के जाना हो रहा है। और एटेन्यूएटर है, एटेन्यूएटर क्यों लगा है उसको हम आपको बताएंगे। बीम फोकसिंग मैग्नेट है कि भाई इलेक्ट्रॉन को सीधे जाना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है, और बाद में जाके यहाँ पर आउट हो जाना है आरएफ वेव को। यहां से आरएफ वेव इनपुट, यहां से आरएफ वेव आउटपुट, इलेक्ट्रॉन से ऊर्जा लिए और एम्पलीफाई होके बाहर चले। और वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी दे चुके हैं, अब वो कहाँ जाएंगे, उनको भी तो कहीं ना कहीं कलेक्ट करो। एनर्जी दे चुके हैं मैक्सिमम आरएफ वेव को, उनको ये कलेक्टर लगा है अपना कलेक्टर। इलेक्ट्रॉन गन बिटवीन कैथोड एंड एनोड प्रोवाइडिंग कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन पासिंग थ्रू द एक्सिस ऑफ TWT। इलेक्ट्रॉन को एक्सिस की दिशा में जाना होता है। द बीम इज फोकस्ड बाई मैग्नेटिक फील्ड। बीम इलेक्ट्रॉन को बिल्कुल सीधे हम मैग्नेटिक फील्ड लगा के फोकस कराते हैं। द सिग्नल टू बी एम्पलीफाइड इज अप्लाइड एट वन एंड close to the electron gun, and amplified signal is collected out the other end of the helix। थोड़ा सा ही पढ़ दो। देखिए एक बार फिर से समझ लीजिए, ये है फिलामेंट, ये है कैथोड। फिलामेंट जो होता है केवल हीट करने के लिए होता है कैथोड को। कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को फोकस करने के लिए, सीधे चलाने के लिए ये आपका एनोड सिस्टम लगा हुआ है। वो इलेक्ट्रॉन को सीधे चलाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर उधर ना फैलने पावे, इसके लिए बीम फोकसिंग मैग्नेट लगे। एटेन्यूएटर का क्या काम है वो बाद में बताएंगे। और बाकी ये जो हमारी आरएफ वेव जैसे टू कैविटी में होता था, वही इसमें हो रहा है सब कुछ। जो टू कैविटी है वही चीज हो रही है इसमें, कुछ नया नहीं हो रहा, बस केवल आरएफ वेव को घुमा दिया गया है। ठीक है, अब यहां से आपको फिर एक्सप्लेन करेंगे। और इस एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द हेलिक्स as the RF field travel with velocity of light, but the axial electric field will travel with velocity of light multiplied by ratio of helix pitch to helix circumference। मतलब आरएफ फील्ड, मतलब आरएफ वेव ट्रेवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट वेलोसिटी चल रहा है, बट एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन इसकी जो आरएफ फील्ड, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है, वो आपका इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगा रही है, वो तब आपको आगे को जा रही, हेलिक्स का पाथ बनाते हुए आगे को जा रही है। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, सी इंटू मल्टीप्लाइड बाय रेशियो ऑफ हेलिक्स पिच है। कितनी पिच है, पिच किसे कहते हैं, इसके मतलब जैसे या ऐसे आप ऐसे हेलिकल कुंडली आकार बना ये तो इस इतने को कहते हैं पिच। मतलब कंप्लीट चक्कर लगाने में जो है डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल, उसको पिच कहते हैं। तो पिच में सरकमफेरेंस का डिवाइड कर दीजिए।
इस वेलोसिटी से आरएफ वेव चल रही है। हेलिक्स में वेलोसिटी आपने कहा धीमा हो जाती है, आरएफ वेव जो है धीमी हो जाती है। तो धीमी कितनी हो जाती है? पिच अपान 2 पाई ए का मल्टीप्लाई हो जाता है सी में। इस पर न्यूमेरिकल आएगा, ये दिखाया देखिए। ये पिच हो गई, और टोटल हेलिकल कितना पाथ लंबा है? एल। और हेलिकल का कितना बन रहा है? ट्वाइस ए। ये डायमीटर हो गया जाकर, ये जो बन रहा है ना, ये इसका डायमीटर हो गया ट्वाइस ए बराबर डी। तो पिच कितना बनेगा? टोटल लेंथ में कितने लूप बने? 1 2 3 4 एन अगर लूप बने हैं तो कितना हो जाएगा पिच? कितनी दूरी ट्रेवल करें? मान लीजिए 10 लूप बने हैं और टोटल 10 मीटर दूरी है, तो 1 लूप में 1 मीटर की दूरी, वो उसका पिच कहलाए। थोड़ा सा कैलकुलेट किया गया है, बाकी फाइनल यही आया है, सी इंटू पी अपान 2 पाई ए। इतनी वेलोसिटी हो गई, सी इंटू पी अपान 2 पाई ए। पी क्या है? पिच। पिच कितनी है? एल अपान एन। एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स, हेलिकल टर्न। ये वेलोसिटी है आपकी, ट्वाइस ए को डी लिख दिया गया। इस वेलोसिटी से हमारी आरएफ बीम स्लो हो गई है। इंटरेक्शन एप्लीकेशन, ये वही फिगर सेम होता है जैसे पहले था बंचिंग का, वो बिल्कुल वही फिगर आता है कि आरएफ वेव से लगातार इंटरेक्शन है। तो आरएफ वेव जिस समय मैक्सिमम थी, 0 थी और मिनिमम थी, जो आप थ्योरी पहले लिखते हो वही यहां पर भी होती है, कोई नई नहीं होती। ये सब हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा PWT से है, ब्रॉड बैंड माइक्रो सिग्नल ऑप्टेन होता है, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी की विड्थ बहुत ज्यादा होती है। वहां पर लो बैंड माइक्रोवेव एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, यहां पर ब्रॉड बैंड माइक्रोवेव एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, मतलब बैंड विड्थ ज्यादा होती है। रोल ऑफ एटेन्यूएटर इन TWT। एटेन्यूएटर का रोल क्या है? ये तो ऐसे आपको लग, मैंने आपसे कहा है कि इलेक्ट्रॉन आरएफ वेव के साथ साथ चलता है, तो कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्ट्रॉन हमारे जो है, जो हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसके लास्ट एंड पर पहुंच करके कहीं वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस ना आ जाए। इस चीज को बचाया जाता है, इसे एटेन्यूएटर कहते हैं, कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन है वो लौट के नहीं आ पाएंगे, वो ये एब्जॉर्ब कर लेगा एटेन्यूएटर जो होंगे, और नहीं तो फीडबैक एक्शन हो जाएगा, और फीडबैक एक्शन होगा तो लॉस होने लगेंगे, पैरासिटिक ऑसिलेशन होने लगेंगे, मतलब उसको अवॉइड किया गया है। इस कारण से एटेन्यूएटर लगाया गया है। बहुत 2 लाइनें लिखी होंगी। The role of attenuator placed in the center portion of slow wave circuit prevent feedback oscillation। मैंने कहा कि अगर आउटपुट का इनपुट में अगर आ गए इलेक्ट्रॉन तो फीडबैक हो जाएगा। इन द TWT आफ्टर पासिंग थ्रू स्लो वेव सर्किट, मतलब जाने के बाद लौट के नहीं आएगी। इलेक्ट्रॉन बीम रीच, और अंत में कहां पहुंचना चाहिए? कलेक्टर में। अंत में जब हमारा इंटरेक्शन पूरा होता है तो इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचेगा? कलेक्टर में। मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं अपनी एनर्जी को आरएफ वेव को देने के बाद लौट के नहीं आना चाहिए, सीधे कलेक्टर में चले जाना चाहिए। नहीं, आपको हेलिक्स कैविटी के बाद अगर लौट के आ गए तो आपका फीडबैक हो जाएगा,
फीडबैक का मतलब पैरासिटिक ऑसिलेशन होने लगेंगे जो कि लॉस प्रोवाइड करेंगे, इसलिए वो जो लौटने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको ये एब्जॉर्ब कर लेता है और बाकी नहीं तो कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। And the energy, electron energy is converted to heat and dissipated. इलेक्ट्रॉन की बची हुई एनर्जी खत्म हो गई। अब बीम को फोकस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लगाई गई है, परमानेंट मैग्नेट यूज किए गए हैं। बस इतना ही मुझे बताना है कि इलेक्ट्रॉन बीम एक सीधी रेखा में चले, उसके लिए परमानेंट मैग्नेट लगाए गए। अब आपका अगला क्वेश्चन आता है, कंपेयर द TWT एंड क्लिस्ट्रॉन, टू कैविटी क्लिस्ट्रॉन एंड TWT में डिफरेंस। अब TWT में मैंने कहा है कि इंटरेक्शन कम समय तक होता है, और TWT में मैंने कहा है टोटल इंटरेक्शन होता है, बहुत ज्यादा देर तक इंटरेक्शन होता है। और क्लिस्ट्रॉन में कहा था कि इंटरेक्शन बहुत कम समय तक होता है। दूसरी बात, क्लिस्ट्रॉन भी एक एम्पलीफायर था, TWT भी एक एम्पलीफायर है। क्लिस्ट्रॉन लो बैंड एम्पलीफिकेशन आउटपुट देता है और TWT हाई बैंड एम्पलीफिकेशन आउटपुट देता है। स्लो वेव, स्लो वेव को धीमा करने का स्ट्रक्चर यूज होता है TWT में, क्लिस्ट्रॉन में ऐसा कुछ नहीं होगा। फील्ड ट्रेवल अलोंग द बीम, फील्ड यहां स्टेशनरी रहती है, ओनली बीम ट्रेवल। देखिए वहां मैंने बताया था कि वेव भी आगे को चल रही है और आपका इलेक्ट्रॉन भी आगे को चल रहा है। यहां पर क्या है कि जो फील्ड जनरेट हुई है वो उसके चारों ओर कोई चीज घूमेगी तो अपनी जगह ही घूमती रहेगी। अब चूंकि हेलिकल पाथ है तो ऐसे जाने के बाद ऐसे हो रहा है, तो क्या है कि फील्ड तो स्टेशनरी होती है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो आगे की ओर चलती है। मतलब ऐसा नहीं कि आरएफ वेव नहीं रुक जाती है, आरएफ वेव द्वारा जनरेट फील्ड कांस्टेंट मतलब रुकी रहती है, बाकी आरएफ वेव तो आगे चल रही है। इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम एंड आरएफ इन TWT कंटिन्यूअस होता है, लगातार होता है ओवर द टोटल लेंथ ऑफ द सर्किट। यहां नहीं होता है, केवल कैविटी गैप में होता है, गैप ऑफ द रेजोनेंट कैविटी। केवल कैविटी, दो कैविटी होती है तो पहली कैविटी में इंटरेक्शन होगा, हमने कहा इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन आरएफ वेव चूंकि आगे निकल गई तो हम अपने इलेक्ट्रॉन को बंच बना के वहां पहुंचा देंगे। तो वो दोनों केवल कैविटी कैविटी में जाकर इंटरेक्शन होता है। ये बहुत पूछा जाता है कंपेरिजन। TWT रेजोनेंट नहीं है, क्लिस्ट्रॉन रेजोनेंट टाइप है। वेव TWT में प्रोपगेट करती है, क्लिस्ट्रॉन में वेव प्रोपगेट नहीं करती है। हाई पावर आउटपुट मिलता है TWT में, लो पावर आउटपुट मिलता है। लॉन्ग लाइफ होती है, शॉर्ट लाइफ होती है। बैंडविड्थ वाला और एक पॉइंट छूट गया है, बैंडविड्थ याद रखिएगा, वाइड बैंड एंड शॉर्ट बैंड। इसमें वाइड बैंड एम्पलीफाइड सिग्नल मिलता है, इसमें लो बैंड एम्पलीफाइड सिग्नल। और इसका यूज रिसीवर्स, रिपीटर्स इनमें करते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस के टेलीफोनों में करते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट में इसका यूज करते हैं, राडार में इसका यूज करते हैं, राडार जामिंग इसमें इसका यूज करते हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल है जो TWT पर पेपर में आया हुआ है, वो है इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड RF फील्ड
is 3.3 gigahertz and diameter of helix कैपिटल डी हो गया, लेंथ एल हो गई, और 7 टर्न्स पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ। टोटल जो हमारे हैं 1 सेंटीमीटर में 7 लूप बन रहे हैं, तो 60 सेंटीमीटर में कितने लूप बनेंगे? 1 सेंटीमीटर में 7 लूप बन रहे हैं, 7 लूप, तो 60 में कितने लूप बनेंगे जाकर के? 420। तो बताइए इलेक्ट्रॉन बीम किस वेलोसिटी से चल रहा है कि दोनों साथ साथ इंटरेक्ट करते हुए जा रहे हैं? ये आपका फार्मूला होता है CL/N/πD। तो एन कितना लिखोगे? 420। तो वीपी की वैल्यू निकल आएगी। सी का मान 3 × 10⁸ लिख दीजिएगा तो पूरा हल होके आ जाएगा। सी इक्वल टू 3 × 10⁸। समझ गए? बहुत छोटा सा सवाल है। एफ का मान गाइगा में ही होगा, गीगा हर्ट्ज में, उसको हर्ट्ज में बदल दो। यल टोटल लेंथ 60 सेंटीमीटर है, डायमीटर इतना है, 60 टन पर सेंटीमीटर ऑफ लेंथ है, तो 420 टोटल हो गए और इस फार्मूले में रख दो। इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला।